मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास का। और इस क्लास में सेट 6 इंटरमीडिएट गणित 2020 सेट कोड है 324 YY के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। और पिछली क्लास में प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने प्रश्न 1 से 3 तक कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में सेट 6 के आगे के प्रश्नों को हल करवाएंगे। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे प्रश्न चौथे का बताया गया है, यदि फलन f such that q tends to q fx बराबर 3x - 4 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू q। इसको क्या पढ़ेंगे? फॉर एवरी पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? बिलोंग्स टू पढ़ेंगे। एलिमेंट नहीं पढ़ते हैं, बहुत से टीचर इसको एलिमेंट पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं वो टीचर। हम आपको बताते हैं सही क्या पढ़ोगे। तो बिलोंग्स टू पढ़ते हैं इसको। आगे लिखा है से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक एकी तथा आच्छादक फलन है। आगे लिखा है जहां q परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न को पढ़ लिया है, संबंध एवं फलन से लिया गया है। कुछ बच्चों की कमेंट आई थी कि सर पार्ट 1 से जब प्रश्न आ जाया करे तो डीपली समझा दिया करो। चलो डीपली समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, गर्दा उड़ेगा, हर एक प्रश्न का गर्दा उड़ेगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हम आपको डीपली भी समझा देंगे और थोड़ा फास्ट भी पढ़ा देंगे। तो इसका हल लिख लो यहाँ पे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इतनी तो जानकारी आपको होना चाहिए कि संबंध एवं फलन से आपको प्रश्न मिल जाए। सबसे पहले आपको प्रतिचित्रण लिखना पड़ेगा। तो देख लो यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? प्रतिचित्रण बोलते हैं, फलन भी बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? प्रतिचित्रण। f such that q tends to q। अब फलन के सामने आपको मान यहां पे रखना है, किसका मिलेगा प्रश्न से। देखो अगर प्रतिचित्रण आपको दिख रही है और उसमें यह फलन है तो fx का मान आपको मिलेगा, 100% प्रश्न में मिलेगा फलन का मान। अगर प्रतिचित्रण में यहाँ पे g फलन है, अगर g होता तो g फलन का मान दिया जाता 100%। अगर प्रतिचित्रण में यहाँ पे h फलन होता तो h फलन का मान दिया जाता प्रश्न में। लेकिन मेरे पास क्या है? फलन f है, तो 100% आपको मिलेगा प्रश्न से fx मिलेगा। तो प्रतिचित्रण के सामने आपको लिखना है, प्रतिचित्रण के सामने ही लिखना है। जैसा लिख रहे हैं ऐसा ही आपको कॉपी पे लिखना, जाके पेपर देने जाना ऐसे ही लिखना, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो 3x - 4 लिख लिया, ठीक है। अब इसके बाद में आपको देखना पड़ेगा समुच्चय कि परिमित है कि अपरिमित है, उसी के हिसाब से इसका हल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जहां q बराबर, देख लो लिखा भी है प्रश्न के लास्ट में, बोला गया है q को परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ऐसे आपको लिख लेना है। अब बताइए ये समुच्चय परिमित है कि अपरिमित है? तो मेरे प्यारे बच्चों अपरिमित है, ये समुच्चय अपरिमित है। अपरिमित जानते हो, इनफाइनाइट तक अभी अब चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों बताइए कि फार्मूले से इसका हल होगा कि तीर आरेख से। बताइए तीर आरेख से हल तब देते हैं, मीन्स हल तब करते हैं प्रश्न को जब समुच्चय परिमित होता है। तो समुच्चय क्या है? अपरिमित है, तो तीर आरेख से नहीं लगा सकते। बहुत से टीचर लगा देते हैं, नंबर भी नहीं मिलते हैं, पेपर में कट जाते हैं नंबर। उनको यही नहीं पता है, बहुत सारे टीचर हैं उनको यही नहीं पता है कि कब तीर आरेख से देना है प्रश्न का हल, कब फार्मूले से देना है। मैं बताता हूं, जो बता दें पत्थर की लकीर है, समझ जाओ ऐसे ही देना। क्योंकि हम गारंटी लेते हैं भाई, हम गारंटी लेते हैं 100 में से 100 नंबर की, 90+ की और 80+ नहीं करवाते हैं। बहुत से टीचर करवाते हैं 90+, 80+। मैं नहीं करवाता हूं, मैं तो मालिक बनवाता हूं, नौकर नहीं बनवाता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों फार्मूले से, अब फार्मूले बताते हैं। एक एकी और आच्छादक। देखो पहले एक एकी की बात करेंगे। देख लो एक एकी, बच्चों की कमेंट आई थी तभी हम डीपली समझा रहे, नहीं तो इतनी देर में हम इसका गर्दा उड़ा देते हैं। एक एकी बहुएक,
ये दो भाई हैं, एक है कि बहु एक, दो भाई हैं। इन दोनों के लिए आपको फार्मूला लगाना है। मतलब यहां पर तो एक एक ही बोला गया है, तो बता देंगे एक एक ही कब होता है, बहु एक कब होता है। फार्मूला तो देख लो पहले, एक एक ही के लिए और बहु एक के लिए ये फार्मूला लगता है। एक एक ही कब होगा, जब x1 बराबर x2 होगा फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, आगे वाला जो समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, मीन्स x के जो मान होते हैं प्रांत बोलते हैं। बाद वाला जो समुच्चय होता है y के लिए होता है, मीन्स परिसर, y के जो मान होते हैं परिसर बोलते हैं। तो पहले समुच्चय लिखना है, ठीक है। इतना आपको, इसके बाद ये लाइन आएगी, या फिर इसके लिए देख लो x1 नॉट इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू q। मेरे प्यारे बच्चों लास्ट लाइन आपको बता रहा है, क्या बता रहे हैं, लास्ट लाइन ये, इसके बाद लास्ट लाइन या तो ये आएगी या तो ये आएगी। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ पे सिद्ध कीजिए, यहाँ पे देखो एक एक ही, तो एक एक ही के लिए यहाँ पे बराबर आएगा, और बहु एक के लिए क्या आता है, नॉट इक्वल। लेकिन हम आपको समझा देंगे ये बराबर कैसे आता है कैसे नहीं आता है, उसकी टेंशन आप लोग ना लो, मैं बताऊंगा। तो पहले आपको क्या करना है, fx1 का मान यहाँ से ले लेना है, तो 3x1 माइनस का 4, fx2 का मान यहाँ से ले लो, तो 3x2 माइनस का 4। अब माइनस फोर कट गया तो कितना मिला, 3x1 इक्वल 3x2, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा लिखते हैं, रफ कर देते हैं, जानकारी तो आपको है क्योंकि स्पेस नहीं है, बता देंगे बराबर कब आएगा बराबर कब नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे बराबर आएगा क्योंकि प्रश्न बोला गया है एक एक ही सिद्ध करो फलन को, 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे देखो x1 बराबर x2। अब इसके बाद फॉर एवरी x1 कामा x2 बिलोंग्स टू, आगे वाला जो समुच्चय है वही आपको यहाँ पे लिखना है, आगे वाला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बराबर आ गया, अपने आप आ गया बराबर, कट्टा पिट्टी की आ गया। लेकिन अभी समझाते हैं कैसे आता है बराबर कैसे नहीं आता। देखो कुछ नहीं, आपको ज़्यादा नहीं, दो मान लेना है। ये क्यों है ना, परिमेय संख्याओं से, परिमेय संख्याएं जरूरी नहीं है कि बटे वाली ले लो, अंश बटे हर वाली ना लो, 1 ले लो और -1 ले लो, ये भी तो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो लेना क्या है, x का मान, इतना ध्यान रखना क्योंकि आगे वाले समुच्चय में ये दोनों अभी ये बिलोंग करेंगे, तो इसीलिए दो मान लेते हैं। दो ज़्यादा ले सकते हो, टाइम ज़्यादा लगेगा, तो जो बता दें उस पर चेक करो दिक्कत क्या है। वैसे तो अपरिमेय संख्याओं, ये देखो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय है, अपरिमित है, तो बहुत सारे मान मिल जाएंगे आपको x के, इसमें से बहुत सारे, तो बहुत सारे पे चेक नहीं करेंगे, मात्र दो पे चेक करके आपको समझा देंगे यहाँ पे बराबर कैसे आया या बराबर नहीं आया, यही तो सीखना चाहते हो। तो x बराबर हमने 1 ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से फलन का मान निकालना है, यहाँ से निकालो, तो 3 × 1 देख लो, 3 × 1 फिर -4 बराबर -1 मिलेगा, क्योंकि 4 में से 3 चला जाएगा, -1। अब x बराबर यहाँ से -1 ले लिया, f -1 रखो जहाँ जहाँ x है यहाँ पे बराबर -1 रख लो, रख लिया, -3 -4 -7 और यहाँ पे लिख दो इत्यादि, क्योंकि बहुत सारे हम x के मान ले सकते हैं और आंसर शीटें निकाल सकते हैं, लेकिन दो पे चेक करवा रहे हैं इसीलिए इत्यादि लिख दिया। अब देखो इसकी जो आंसर शीट है f1 की और f-1 की, ये आंसर शीट जो आई है अगर अलग अलग है तो यहाँ पे बराबर आएगा, मतलब असमान अगर आंसर शीट आए तो यहाँ पे बराबर होगा। अगर बाई चांस इसकी आंसर शीट -1 आती इसकी दूसरे वाले की, तो एक जैसी आंसर शीट पे नॉट इक्वल आता, एक जैसी आंसर शीट पे। लेकिन आंसर शीट अलग अलग आई है, -1 आई है और इसकी -7 आई है, तो यहाँ पे बराबर ही आएगा। ध्यान देना यहाँ पे, असमान आंसर शीट आए, असमान तब बराबर आएगा, अपोजिट असमान बराबर, समान नॉट बराबर, ठीक है। तो बराबर पर यहाँ पर फलन कैसा होगा, एक एक ही होगा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है f कामा समुच्चय। अब समुच्चय कैसे लेना है, देखो q और q यही तो है। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसमें जाते हैं, प्रतिबिंब हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं,
तीर आरेख से, वैसे ही ये लाइन लिखी जाएगी। क्यू से क्यू में, समुच्चय क्यू से क्यू में एक एकी फलन है। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों की कमेंट आई थी कि सर डीपली बता दिया तब समझा रहे, इतना ध्यान रखना, नहीं तो रेबिट फायर आपको पता ही है, धीरे धीरे वाला कोई खेल ही नहीं है यार। अब देखो ये हो गया एक ही फलन। अब इसके बाद में ये देखो अच्छादक भी, तो अच्छादक सिखाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, इतना नोट कर लो। अब यहां से हम रफ कर देते हैं, अच्छादक के लिए भी आपको डीपली बता देंगे, थोड़ा स्पेस हम ले लेते हैं ज़्यादा, आप लोग नोट करते रहा करो। जैसे बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं, बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्रीन शॉट लेते हैं बैठे बैठे। स्क्रीन शॉट लेने से बुद्धि क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती, खराब हो जाती है बुद्धि। पेन से कॉपी पे नोट करते रहो, ये जो भगवान ने दिया है दिमाग इंक्रीज होगा, इतना ध्यान रखना। स्क्रीन शॉट से कभी भी टॉपर बच्चा नहीं बन पाता है। पेन चलाओ, पेन कॉपी पे, ये वादा है मेरा, गणित में 100 में 100 आएंगे। लेकिन आप तो स्क्रीन शॉट लेते हो, ले लो स्क्रीन शॉट, क्या करोगे, नाम नहीं कर पाओगे माँ बाप का। माँ बाप का नाम रोशन करना है तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा करो, नहीं तो यूट्यूब पे धोखाधड़ी तो चल ही रही है, 90+ चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। बहुत सारे टीचर बोलते हैं, खुद नहीं कर पाए तुमको क्या करवाएंगे यार, उनसे कमेंट में पूछना कि खुद आए हैं, ऐसा बताते हैं वैसा करो ना, दिक्कत क्या है, अपने आप नंबर आते हैं। गणित इतनी सरल है, बता नहीं सकते, बहुत सरल है। लेकिन आप ऐसा लगता है वो पहाड़ है, पहाड़ नहीं है भाई, पढ़ाने वाला होना चाहिए। पढ़ाई कठिन नहीं है, पढ़ाने वाला होना चाहिए, पढ़ाई सरल है, चाहे वो मैथ हो, चाहे आप केमिस्ट्री ले लो, चाहे फिजिक्स ले लो, ठीक है। अब आपको जो हम सिखाएंगे यहाँ पे अच्छादक, तो अच्छादक के लिए फार्मूला देख लो, यहाँ पे हम लिख देते हैं अच्छादक ये हो गया, देख लो अच्छादक का दूसरा भैया बताओ, अंताक्षेपी, ये लो अंताक्षेपी, दूसरा भैया है अंताक्षेपी। इन दोनों के लिए फार्मूला लगता है y बराबर fx। लिखना कैसे है, जो हम रफ कर चुके हैं उसी के आगे लिखना है, यहां से ये फार्मूला लगता है। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छादक और अंताक्षेपी के लिए ये फार्मूला लगता है, ठीक है। कहां पर अच्छादक होता है, कहां पर अंताक्षेपी होता है फलन, वो हम आपको बताएंगे। पहले इस फार्मूले का यूज कर लो। ये फार्मूला ये बताता है x का मान y के पदों में निकालो, निकालेंगे तब जब fx का मान यहां से रखो, ठीक है। अब यहां पे देख लो, उसको हम रफ कर देते हैं, बताएंगे 100% बताएंगे आपको ये कैसे कैसे हो जाता है। -4 इस तरफ ले आओ, तो y + का 4 बराबर, अरे भाई पक्षांतर करेंगे प्लस नहीं हो जाएगा, ठीक है, 3x। अब x का मान निकालो, y के पदों में निकाला। देखो जैसे हमने आपको बताया है अच्छादक, ठीक है, हमने बताया इसका भैया अंताक्षेपी। अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, अगर यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, ठीक है, तो अच्छादक फलन होगा। अगर यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू आया तो अंताक्षेपी होगा। हमें ये पहले से पता है कि यहाँ पे सिद्ध कीजिए लिखा है अच्छादक फलन, तो बिलोंग्स टू ही आएगा, यही आएगा। लेकिन समझ लो बाई चांस अगर प्रश्न में सिद्ध कीजिए ना लिखा होता फिर क्या करते, फिर तो आपको समझना ही पड़ता। समझाते हैं नॉट बिलोंग्स टू कब आता है, बिलोंग्स टू कब आता है, समझो। जैसे एक ही में समझाया था, ऐसे करके मान लेना है। अच्छादक अंताक्षेपी में बाई के मान लेना पड़ते हैं, बाई के कौन से ले लो, बाई के मान बाद वाले से ले लो, वही ले लो 1 और -1, उसी पे चेक कर लो। तो 1 ले लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे रखो x की आंसर शीट निकालो, 1 + का 4/3, ठीक है, तो 5/3 ये बिलोंग करे क्यों में, करे क्योंकि ये परिमेय संख्या है 5/3, और यहाँ पे बोला भी गया है, यहाँ पे देखो परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो परिमेय संख्या है ये, ठीक है। अब देखो y का मान हमने ले लिया -1 ले लो, ठीक है। अब x की आंसर शीट निकालो, -1 रखो, -1 + का 4/3 यहाँ पे रखो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना निकला, 1 निकलेगा, 3/3 कट जाएगा। अब ये आंसर शीट बिलोंग करेगी क्यों में, करेगी, क्योंकि अंश वाली जितनी संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती हैं। अब यहाँ पे क्या लिख दें, इत्यादि, इत्यादि। अब मेरे प्यारे बच्चों इत्यादि तो जानते हो क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे
हमें मान मिल जाएंगे बाई के, लेकिन 2 पे चेक करेंगे पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा कि नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर यहाँ पर दोनों जगह बिलोंग्स टू आया है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा। बाई चांस अगर एक जगह यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता तो यहाँ पे क्या आता, नॉट बिलोंग्स टू आता एक जगह, या फिर दोनों जगह होता, एक जगह या दोनों जगह मीन्स नॉट बिलोंग्स टू आता। कहने का मतलब है ये इसमें बिलोंग नहीं करती संख्या, पर में संख्या ना होती तब यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता। इसमें से कोई बोल देता कि ये जो आंसर शीट है वो परिमेय संख्या नहीं है, कोई बोल देता या दोनों बोल देते तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आता। लेकिन यहाँ पर जो आंसर शीटें निकली हैं वो तो बिलोंग कर रही हैं क्यू में। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो 5/3 है, यहाँ पे जो 5/3 वो भी बिलोंग करेगी क्यू में, क्योंकि परिमेय संख्या है, 1 भी करेगी। तो यहाँ पर आएगा बिलोंग्स टू के बाद में कौन सा समुच्चय रखना है, आगे वाला प्रतिचित्रण में ये रख लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू पे क्या, अच्छा ऐसे करना होता है। चलो लिखते हैं अब इसके बाद में, यहाँ पे देखो इम्प्लाई दैट एफ कामा, जैसे लिखेंगे वैसा ही लिखना है। तो यहाँ पे एफ कामा समुच्चय क्यू से क्यू में, मेरे प्यारे बच्चों बाद वाले से पहले वाले में, क्योंकि आच्छादक और अंतःक्षेपी में पूर्व प्रतिबिंब बनता है, पूर्व प्रतिबिंब जब तीर आरेख से हल देते हैं, तो इसीलिए बाद वाले से पहले वाले में। लेकिन यहाँ पे सेम टू सेम है, जो कॉपी चेक करेगा वो पता ही नहीं कर पाएगा कि बाद वाला कौन सा पहले वाला, ये आराम है इसमें। तो क्यू से क्यू में एक आच्छादक फलन है, हो गया। अब दोनों को मिक्स करके लिख दो, एक ही के लिए आपने लिखा लास्ट में और इसके लिए लिखा आच्छादक के लिए। अब मिक्स करके लिखो अता करके, जो प्रश्न में है वही लिख लो, एफ एक ही, जो प्रश्न में है वही लिख लो, एफ एक ही, और वहां पे क्या तथा आच्छादक फलन है। तो कमेंट करते रहा करो जिस पाठ में आपको कोई दिक्कत हो, क्योंकि हमें तो आता ही है, पूरा ही आता है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना, ऐसा कोई पाठ नहीं है जिस पे पीएचडी ना हो, और वो भी एकदम सिंपल तरीके से बता देते हैं। रटने वाला हिसाब नहीं है मेरे पास, रटने वाला हिसाब नहीं है। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगले प्रश्न की है बारी, नहीं करेंगे उसके साथ कोई यारी, तो पहले हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। रैपिड फायर थोड़ा तेजी ले लेते हैं इसमें। देखो कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा आपको किस में दिक्कत है किस में नहीं है, हमें ऐसे क्या पता चलेगा। लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि कहाँ पर बच्चा पूछेगा कहाँ पे नहीं पूछेगा, इतना एक्सपीरियंस है, बता देते हैं, पहले से बता देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे इसकी बात करेंगे, सदिश दिया गया है, कहता है इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए। इस सदिश के अनुदिश मतलब अनुदिश उसी की दिशा में एक सदिश ज्ञात करना है, परिमाण 7 इकाई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक ऐसा प्रश्न हमने नहीं देखा भाई, ऐसा प्रश्न नहीं देखा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लॉलीपॉप है, बहुत ज्यादा आता है भाई पेपर में। चलो भाई इसका भी उड़ाते हैं गर्दा। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया सदिश, दिया गया सदिश वेक्टर ए। देखो यहां पर ऐसे लकीर है, बार है, बार, आपको ये बार कैसे करना है, ऐसे करके तीर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये बार भी वेक्टर होता है, ये भी वेक्टर होता है तीर वाला, आई कैप माइनस का 2j कैप, ठीक है। अब बोला है परिमाण 7 इकाई की दिशा में, क्या लिखना है, परिमाण 7 इकाई की दिशा में सदिश निकालना है। तो एक फार्मूला बनाया गया, जब आपको एक सदिश मिल जाए और इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात करना हो
और परिमाण बता दे 7 इकाई। तो फार्मूला होता है 7En कैप। मेरे प्यारे बच्चों, ये En कैप क्या है? इकाई सदिश बोलते हैं। तो इसका फार्मूला तो याद होगा ना, देख लो। यहाँ पर सदिश का नाम क्या है? वेक्टर ए है। तो वेक्टर ए में आपको फार्मूला बना लेना है, ठीक है, ऐसे करके। चलो अब यहाँ पे आ जाओ, बराबर 7। अब आपको पता है वेक्टर ए का हमें यहाँ पे सदिश लिखना है और उसी का मापांक निकालना है नीचे। तो यहाँ पे देखो कितना है, आई कैप माइनस का 2j कैप, अपान में मापांक निकाल लो। तो यहाँ पे देखो आई कैप का गुणांक 1 मिला, 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस जे कैप का गुणांक कितना है? -2 है, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 7 का हम इंटू करेंगे ऊपर और नीचे कितना मिलेगा? √5 मिलेगा, ठीक है। तो 7i कैप माइनस का कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा जे कैप, अपान में √5। जब आपको सदिश ज्ञात करना हो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो बताया गया है कि सदिश ज्ञात कीजिए, जब आपको सदिश ज्ञात करना हो तो फुटकर पदों में आंसर शीट देना है। जैसे यहां पर √5 आपको दिख रहा है पूरे के अपान, तो पूरे के अपान नहीं, आपको अलग अलग अपान करना है जब भी आपको सदिश ज्ञात करना हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7i के बटे √5 लिख देंगे। कैसे लिखोगे? ऐसे लिखो, ये देखो माइनस का 14 बटे √5 और जे कैप, ऐसे करके लिखना है। फुटकर पदों में आंसर शीट निकालना है। चलो कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब अगला प्रश्न लगवाते हैं, पढ़ लो क्या दिया है, क्या हमसे मांगा गया है। तो इसको हम रफ कर देते हैं, ये लो रफ हो गया, ठीक है, थोड़ा रैपिड फायर। तो यहां पे देख लो, इसको बताया गया है सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आ चुका है बहुत बार ये प्रश्न, तो कोई दिक्कत नहीं है, उड़ा देते हैं इसका गर्दा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिए गए सदिश वेक्टर ए बराबर, कैसे लिखना है? दिक् अनुपात से। एक बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ना है। 232 से आपको सदिश लिख लेना है, एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। अब वेक्टर v ऐसे ही लिखना है दिक् अनुपात से। 121 एक बार देखना है, बार बार नहीं देखना है। पूछा गया है प्रक्षेप, किस पर पूछा है? किस सदिश पर पूछा है? इस सदिश पर पूछा है। तो देखो जिस पर पूछा जाए उसको बाद में और उसी का मापांक निकालते हैं, और जिस पर नहीं पूछा गया उसे पहले लिखना है, ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो आपको लिख लेना है सदिश, फार्मूला लिख रहे हैं, सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर v पर प्रक्षेप। तो यहां पे देख लो फार्मूला, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान जिस पर पूछ दे उसी का मापांक निकालते हैं, उसी को बाद में लिखा जाता है। यह है ट्रिक, समझो या जानकारी समझो। चलो वेक्टर ए वेक्टर बी का सदिश आपको लिख लेना है। 232 से वेक्टर ए का सदिश लिख जाएगा, ठीक है, डॉट। अब वेक्टर v का सदिश 121 से लिख जाएगा। तो 121 से हमने लिख लिया, अपान में मापांक निकालना है किसका? बाद वाले का, बाद वाले का मापांक निकालो। आई कैप का गुणांक 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, तो यहाँ पे क्या है, जे कैप का गुणांक 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के कैप का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब आपको डाट लगाना है, 2 का 1 में 2 हो गया, 3 दूनी 6 प्लस का मिला 2 एकम 2, अपान में 4 2 6। मेरे प्यारे बच्चों 6 2 8 और 2 10 वटा √6 आपको यहाँ पर छोड़ देना है, या फिर √6 का ऊपर नीचे गुणा करके छोड़ना है। यहाँ पे छोड़ दो, पूरे ही नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा यहाँ पर जो बता रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, बराबर ऊपर कितना मिलेगा 10 √6 अपान में देखो √6 इंटू √6 कितना मिलेगा 6 मिलेगा, 2 पंचे 10 2 3 6, तो 5 √6 अपॉन इतना। यहाँ पे छोड़ सकते हो, चाहे यहाँ पे छोड़ो चाहे यहाँ पे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो इसको नोट कर लो जल्दी। अब अगला जो प्रश्न है
उसको देख लेना है। चलो रफ हो गया। अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। यहाँ पे घा बताया गया है, एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, ठीक है। आगे लिखा है 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं, ठीक है। तो 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं, तो अच्छे बल्ब 4 मिलेंगे। आगे लिखा है एक व्यक्ति यादृच्छा का मतलब होता है अचानक, ठीक है, 3 बल्ब चुनता है। एक व्यक्ति जो है अचानक 3 बल्ब चुनता है। आगे लिखा है बल्ब होल्डरों में लगा देता है। 3 बल्ब चुनता है और चुनेगा कौन से बल्ब? सही बल्ब चुनेगा, क्योंकि खराब बल्ब 10 में से आपको माइनस करना है। तो अच्छे बल्ब या फिर सही बल्ब 4 मिलेंगे। 4 में कहता है बल्ब होल्डरों में लगाएगा, 3 बल्ब चुनेगा। आगे लिखा है उसे प्रकाश मिल जाए। प्रकाश तो तभी मिलेगा जब सही बल्ब चुनेगा। प्रायिकता क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता बतानी है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? बल्बों की कुल संख्या, ठीक है, देख लो। यहां पे लिखना है बल्बों की कुल संख्या बताया है 10 हैं। अब देखो यहां पे लिखना है खराब बल्बों की संख्या। खराब बल्बों की संख्या 6 है। अब निकाल लो सही बल्बों की संख्या। सही बल्बों की संख्या कैसे निकालोगे? 10 में से 6 को माइनस कर दो, 4 हमको मिल गए सही बल्ब। अब देखो 3 बल्ब चुनता है, बल्ब होल्डरों में लगा देता है, प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है 10 बल्बों में से 3 बल्ब यादृच्छिक का मतलब अचानक। 10 बल्बों में से 3 बल्ब यादृच्छिक चुनने के तरीके। यहां पे क्या लिखना है? चुनने के तरीके। 10 में 3 बल्ब आपको चुनना है, तो 10C3 लिखना है। इसके बाद आपको क्या लिखना है? व्यक्ति द्वारा। यहां पे लिख देते हैं व्यक्ति द्वारा प्रकाश मिल जाए। प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता यहां पे लिख देते हैं। इसकी प्रायिकता देखो, यहां पे स्थितियां बनेंगे। स्थितियां देखो कैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहां पे ले लिया तीनों। यहां पे आपको समझना है, यहीं पे खेल है इस प्रश्न का। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हमने यहां पे ले लिया है तीनों सही बल्ब। हमने तीनों सही बल्ब ले लिए, क्योंकि प्रकाश तभी तो मिलेगा व्यक्ति द्वारा, ठीक है। अब स्थिति बनेंगी या करके, देखो कैसे या करके बनेंगी, तो प्लस करना पड़ेगा आपको। जैसे एक सही बल्ब, जैसे वो 3 बल्ब चुनेगा, 3 बल्ब चुनेगा, तीनों सही बल्ब हो सकते हैं, क्या पता एक बल्ब सही और 2 खराब बल्ब। भैया ये स्थिति ऐसे ही बनती हैं, तीनों सही बल्ब हो सकते हैं या एक सही बल्ब और 2 खराब। 2 खराब क्यों? 2 और 1 3, टोटल तो 3 ही बताएं, 3 बल्ब चुनेगा, ठीक है। फिर प्लस आपको करना है। देखो तो इसको हम रफ कर देते हैं। या की स्थिति आपको समझ में आ रही है जो बता रहे हैं, तो फिर प्लस। देखो यहां पर एक सही लिखा, हमने ले लिए 2 सही बल्ब, 2 सही बल्ब और अब 2 सही बल्ब तो 1 होगा खराब, तो 1 खराब बल्ब, तभी तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई स्थिति नहीं बनेगी। अगर बनाओगे या करके तो 2 के बाद फिर वही आ जाएगी, तीनों सही बल्ब। अब स्थिति नहीं बनेगी,
अब मान निकालना है। एक फार्मूला हमने बताया था आपको प्रायिकता में, P बराबर क्या होता है, NE/NS, यही होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पे इसकी, तो इसका मान कैसे निकालोगे, देखो हम आपको बताते हैं। तीनों सही बल्ब, NS क्या है, कुल परिस्थितियों की संख्या, तो ये मिल जाएगा आपको कुल परिस्थितियों की संख्या 10C3। अब ऊपर यहाँ पे E घटना, यहाँ पे घटना क्या, तीनों सही बल्ब, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या। कैसे, सही बल्ब मेरे पास कितने हैं, सही बल्ब 4 हैं। अब 4 में से आपको 3 बल्ब चुनना है। कैसे चुनोगे, 4C3 ऐसे करके 4C3, समझ में आ गया। फिर प्लस, अब इसके नीचे तो इतना ही लिखो 10C3, इसके नीचे भी इतना ही लिखो 10C3। ठीक है, नीचे तो कुल परिस्थितियां तो सेम मिलेगी, अनुकूल परिस्थितियां देखना है आपको, वो यहां से बने। कहता है एक सही बल्ब, मेरे पास कितने सही बल्ब हैं, देखो 4, तो 4 बल्ब सही हैं, एक चुनना है। तो कैसे चुनोगे, 4C1। अब 2 खराब बल्ब, मेरे पास कितने खराब बल्ब हैं, 6 हैं, तो 6 में आपको चुनना है कितने, 2, तो 6C2 ऐसे करके। यहाँ पे गुणा कैसे आया, गुणा क्यों आया, देखो और लिखा है, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर स्पेस है मेरे पास, देखो जैसे और हमने क्या बताया था, और में इंटरसेक्शन आता है इंटरसेक्शन, ठीक है, या में यूनियन आता है। जब हम आपसे ये कहें कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, हम आपसे कहें 2 अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो क्या होता है, इंटरसेक्शन PA इंटू PB होता है, गुणा होता है, गुणा, इंटरसेक्शन और गुणा होता है। स्वतंत्र घटनाएं दोनों ही घटित हो रही हैं, घटनाएं ये दोनों ही एक साथ घटित हो रही हैं, तब यहाँ पे गुणा होता है। समझ में आ रहा है ये गुणा क्यों हुआ, जब दोनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, क्या बोलते हैं उन घटनाओं को, स्वतंत्र घटनाएं बोलते हैं, तो इसीलिए गुणा कर रहे हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे 2 सही बल्ब, मेरे पास सही बल्ब कितने, 4, तो कैसे आपको चुनना है 2, 4C2। फिर देखो यहाँ पे गुणा और है, एक खराब बल्ब चुनना है, 6 में से एक खराब बल्ब चुनना है, तो 6C1, समझ में आ रहा होगा, 6C1। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको हल करना, आंसर शीट मिल जाएगी, इसको हम रफ कर देते हैं। हल कैसे करोगे हम आपको बताते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पहले आपको ऐसे लिखना है, देखो जैसे ये लो लिख लिया ना। 10C3 का मान निकालना है, तो NCR का फार्मूला होता है ये होता है फार्मूला NCR का, ठीक है, याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, याद नहीं है तो रट लेना है NCR का। इसका मान पहले निकालते हैं 10C3 का, देखो 10 ऊपर रहेगा, ये नीचे रहेगा, नीचे वाला, फिर 10 में से 3 जाएगा, 7 मिलेगा। अब 10 फिर 9 फिर 8 फिर फैक्टोरियल 7 बटा 3 को बाहर निकालो, 3 2 1, और इसे बाहर नहीं निकालेंगे ना फैक्टोरियल से, क्यों, ये कट गया। 3 तिरका 9, 2 चाकू 8, 4 3 12, 120, तो इसके नीचे भी 120 मिलेगा, दूसरे पद के नीचे भी 120 मिलेगा, तीसरे पद के नीचे भी 120 मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखो कुछ आपको हम 4G ट्रिक से मान बताते हैं, देख लो। जैसे NC0 NCN का मान 1 होता है, नंबर फर्स्ट है ये। नंबर सेकंड, NC1 NCN-1 बराबर n। आपको ऐसा कहीं दिख जाए तो डायरेक्ट आंसर शीट रख लेना। NCR फार्मूला तभी लगाते हैं जब आंसर शीट पता ना हो। जैसे 4C3 किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा NCN-1, कहता है ऊपर वाले से एक कम, ऊपर वाले से एक कम, 4 से एक कम है 3, तो डायरेक्ट क्या होता है n, ऊपर जो होता है वही लिखा जाता है, तो इसका मान आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ 4C1, देखो NC1 क्या है, n है, ऊपर जो है वही लिखा जाता है, तो 4C1 का ऊपर क्या है 4, तो आपको 4 लिख देना है। 6C2 की ट्रिक नहीं है, तो 6C2 की ट्रिक नहीं है तो लगा लो फार्मूला फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r n माइनस r, 6 में से 2 गया 4, हल करो भाई, 6 5, ठीक है 2 1, ये 4 क्यों नहीं नीचे लिखा, क्योंकि इसका 4 और इसका 4 कट गया, 2 3 6, कितना मिला 15, यहाँ पे 15 लिख दो। आगे बढ़ते हैं, देख लो वहाँ पे
4c2, तो 4c2 डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, इसका भी निकाल लेते हैं 4c2, 4 फिर 2 और 2, 4 में से 2 गया, 4 3 2, इसे ओपन कर लो 2 1 और इसे ना ओपन करो क्यों ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 3 6, 6 मिला। इसमें ट्रिक लग जाएगी, 6c1 nc1 nc1 n होता है, 6c1 क्या होगा 6 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो 120 मिला हमें लघुत्तम, तो यहाँ से 4 मिला, यहाँ से 15 चक्कू 60 और यहाँ पे 36 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 इसे दे दो, कितना हुआ 40, 40 60 100 बटा 120 काट दो, तो और इधर हल करते हैं, 2 पंचे 10 2 छंग 12, आंसर शीट क्या निकली 5/6। उत्तर माला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर शीट अगर इसमें लाई कर रही है तो करेक्ट है, नहीं तो इनकरेक्ट है। तो ये कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको जल्दी नोट कर लो मेरे प्यारे बच्चों। रफ हो गया, अब आपको अगला प्रश्न देख लेना है। 5वें का बताया गया है, दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 बराबर पाई। तो बहुत सरल ये प्रश्न है, इससे सरल अभी तक प्रश्न नहीं देगा। तो यहाँ पे लिख लो इसका हल, आपको इतना लेके चलना है LHS, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लो LHS बराबर, तो साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपको बताते हैं लास्ट लाइन, हमको पाई लाना है ना, तो लास्ट लाइन देख लो। इसको जब आगे हल करोगे तो आपको एक लाइन मिलेगी, लास्ट लाइन 10 इनवर्स 0 इतनी मिलेगी। फिर आपको क्या करना है, मुख्य मान निकाल देना है। 10 0 का मान भी 0 होता है और 10 पाई का भी मान 0 होता है। तो यहाँ पे पाई लाना है तो मुख्य मान में हम क्या करेंगे, 10 पाई रख लेंगे। 10 से 10 इनवर्स चला जाएगा, पाई लिख देंगे आंसर शीट। लेकिन करना क्या है आपको, लास्ट लाइन तो पता है 10 इनवर्स की आएगी, लेकिन यहाँ पे देखो 10 इनवर्स के कितने पद दिख रहे हैं, केवल एक दिख रहा है। इसको आपको 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, इसको भी करना है। एक फार्मूला बता देते हैं, साइन इनवर्स से 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस इनवर्स भी 10 इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फार्मूला देख लो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे साइन इनवर्स x, ठीक है, 10 इनवर्स x बटे रूट ऑफ 1 - x², इसके बराबर इतना होता है। अब कॉस देख लो, जैसे कॉस इनवर्स x बराबर 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 - x²/x। तो ये हैं फार्मूले, आपको याद होंगे, नहीं याद हैं तो याद कर लेना है। इनको बोलते हैं चेंज फार्मूले, हमने नाम रखा है, बुक में नहीं दिया गया है। तो इनको बोलते हैं चेंज फार्मूले, ये चेंजमेंट करते हैं एक दूसरे का। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लो यहाँ पे, साइन इनवर्स को हम लिखेंगे 10 इनवर्स, x ऊपर है तो x आप ले लो 12/13, ठीक है, अपान में 1 - x² है तो इसका वर्ग करो, 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ दूसरे पद में, तो 10 इनवर्स, ठीक है, रूट में क्या लिखना, 1 - x² है तो x क्या है 4/5 16/25, बटे में x कितना है 4/5 लिख दो। अब प्लस का 10 इनवर्स 63/16, ठीक है, इतना नोट करो। अब यहाँ से फिर हम आगे बढ़ेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं थोड़ा तेजी से, ये लो रफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बराबर यहाँ से देख लो 10 इनवर्स, यहाँ पे देखो 12/13, ठीक है ना। यहाँ पे लघुत्तम ले लो 169, 169 का 1 में गुणा करेंगे 169 - 144, ठीक है, प्लस 10 इनवर्स, यहाँ पे देख लो कितना मिलेगा, ऊपर मिलेगा 25 लघुत्तम, 25 एकम 25 - 16 रूट में अपान में 4/5 प्लस 10 इनवर्स 63/16। नोट करते रहना जल्दी जल्दी, इसको हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। देख लो इसके आगे, तो 10 इनवर्स यहाँ पर 12/13 अपान में देखो घटाओगे
तो 9 में से 4 जाएगा 5 मिलेगा, 6 में से 4 जाएगा 2 मिलेगा, और 1 में से 1 जाएगा 0, लिखेंगे नहीं, इतना ही लिखो, ठीक है। प्लस यहाँ पे देख लो 10 इनवर्स कितना है, 25 में 16 जाएगा 9 वटा 25 वटा 4 वटा 5 प्लस 10 इनवर्स 63 वटा 16, ठीक है। नोट करो जल्दी, इसको हम रफ कर देते हैं, एक एक लाइन नोट करते रहो क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है जो पूरा लगा दें प्रश्न, ठीक है। 10 इनवर्स अंश में 12/13, नीचे कितना मिलेगा 5/25 का 5, 169 का 13, ठीक है। प्लस 10 इनवर्स यहाँ पे आ जाओ, 9 का 3, 25 का 5 बटा 4 वटा 5, ठीक है। प्लस का 10 इनवर्स 63 वटा 16, ठीक है। इतना जल्दी नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। अब देखो इसके आगे 13 से 13 कट गया, 5 से 5 कट गया, बराबर में 10 इनवर्स 12/5 यहाँ से मिलेगा, वहाँ से कितना मिलेगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस का 10 इनवर्स 63/16, 1 2 3 कितने पद हैं 10 इनवर्स के, 3 पद हैं, तो 3 वाला फार्मूला लगा लो, 3 वाला देख लो, 3 वाला फार्मूला 10 इनवर्स x प्लस का 10 इनवर्स y प्लस का 10 इनवर्स z बराबर होता है 10 इनवर्स x प्लस का y प्लस का z माइनस का x y z अपान में 1 माइनस एक्स वाई माइनस का y z माइनस का z x। ये फार्मूला होता है 3 वाला। मेरे प्यारे बच्चों अगर ना याद हो तो रट लेना है, ये x का मान, ये y का और z का लेके रखना है फार्मूले में। इसको हम रफ कर देते हैं, अब रखेंगे मान। चलो इसके आगे हल करते हैं। देखो 10 इनवर्स रखो मान, x हो गया 12/5, y हो गया 3/4, z हो गया 63/16 माइनस x हो गया 12/5, y हो गया 3/4, z हो गया 63/16 अपान में आपको क्या करना है, रखना है मान। देखो 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स का मान 12/5, y 3/4 माइनस y z है ना, y 3/4 हो गया, z हो गया 63/16 माइनस, अब यहाँ पे z x है, z है 63/16 और x है, x ये है x 12/5, तो लिख लो 12/5, ठीक है। इतना नोट करो। अब आगे हल करेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं। रफ करने में थोड़ा सा टाइम जाता है लेकिन कोई बात नहीं है, रैपिड फायर। तो 10 इनवर्स, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कैसे लेना है हम आपको बता रहे हैं। 16 4 5 का गुणा कर ही दो, यहाँ पे 16 5 4 का गुणा कर दो। जैसे 4 से 12 ना काटना, इतना ध्यान रखना, ऊपर से नीचे ना काटना, क्यों काटा पिटी करोगे फिर लघुत्तम मिलेगा आपको थोड़ा टफ मिलेगा। जैसा बता रहे हैं वैसा ले लो, क्योंकि आपको पता है कि अंश में हमें 0 ही लाना है, तो अंश में 0 ही आएगा, इतना ध्यान रखना। कैलकुलेशन जो भी करेंगे अंश में करेंगे, नीचे नहीं करेंगे, जो लिखा है उसे एटीटीज रखेंगे सेम टू सेम। तो यहाँ पे बोला है गुणा करके लिख दो, 5 चक्कू 20, 20 का 16 में गुणा करो, 16 दूनी 32, 320 मिल गया। अब देखो 12 गुणे 5 का पहाड़ा पढ़ो, 320 कितनी बार जाएगा, 16 चक्कू 64 बार जाएगा, ठीक है। प्लस 3 का गुणा, पहाड़ा नीचे पढ़ेंगे, गुणा ऊपर करेंगे, 4 है तो क्या नहीं है, 16 5 नहीं है, 16 पंचे 80 प्लस, समझ में आ रहा है, 4 है नीचे क्या नहीं है, 16 5 नहीं है, 16 पंचे 80 प्लस 63 के नीचे 16 है क्या नहीं है, 5 4 नहीं है, मीन्स 5 चक्कू 20 नहीं है, ऊपर गुणा कर दो। अब माइनस यहाँ पर देख लो, यहाँ पर भी 320 लिख दो, अब गुणा करो, 12 3 36, 12 छंग 72 और 3 75, ठीक है। 3 का गुणा और करो, तो यहीं पे डायरेक्ट लिखते हैं, 3 6 18, 3 5 15 और 1 16, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। अपान में ना हल करो क्योंकि अंश में 0 आएगा गारंटीड, ठीक है। तो इसे तो ऐसे ही नोट करते रहो, 3/4, ठीक है, माइनस 3/4 63/16 माइनस 63/16
और 12/5। ठीक है, इतना नोट करो। अब इसको हम रफ कर देते हैं ऊपर। नेक्स्ट लाइन जो है यहाँ से लिखी जाएगी। चलो ये थोड़ा सा रफ और हो गया। ठीक है, चलो यहीं से देख लो। 10 इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों गुणा करो, 12 चौक 48। ठीक है, 4 हासिल मिल गया। 12 चौक 48, 12 छंग 72, 76 हो गया। प्लस यहाँ पे देखो 3 8 24। अब प्लस यहाँ पे देख लो 0, 2 3 6, 2 छंग 12 बटा 320 माइनस 22 68/320। ठीक है, अब नीचे लिखो। ये नीचे जो है लिख लो, देख के ही लिखना है। ठीक है, 1 माइनस 12/5 3/4 माइनस 3/4 63/16 माइनस 63/16 12/5। चलो इतना नोट कर लो। अंश में 0 आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। 100% अंश में 0 आएगा। देखो 10 इनवर्स लघुत्तम ले लो या ना लो, ऐसे ही जोड़ लो तो 320। ठीक है, यहाँ पे जोड़ो 0 0 8 8, 6 4 10, 10 6 16, एक हासिल मिल गया। 3 2 5 और 7 12 की 2, एक हासिल मिल गया। एक और एक 2, 22 68 आ गया ना। ठीक है, 22 68 बटा 320 अपान में 1 माइनस 12/5 12/5 3/4 माइनस 3/4 63/16 माइनस 63/16 12/5। ये काट लो या घटा लो, काट लो या घटा लो। यहाँ पे लिख देते हैं 10 इनवर्स, ऊपर 0 बाकी सब 0। जैसे ऊपर 0 मिलेगा, नीचे क्या लिख के करोगे? ऊपर 0 नीचे हाथी बंदर घोड़ा कुछ भी हो, आंसर शीट तो 0 ही लिखना है। ठीक है, अब देखो मुख्य मान 10 इनवर्स 10 0 नहीं लेना है, आपको पाई लेना है। 10 से 10 इनवर्स चला गया, आंसर शीट आ गई पाई। ये आंसर शीट आ गई RHS। नोट कर लो जल्दी। अब रफ करेंगे, अगला प्रश्न जो है हल करवाएंगे। जल्दी नोट करते रहा करो। ठीक है, इतना समय नहीं होता है कि अलग से आपको नोट करवाएं। वैसे भी रफ करने में टाइम तो चला ही जाता है थोड़ा बहुत आपका, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी पढ़ा ही देंगे आपको। मैं चाहता नहीं हूँ कि आप लोगों का टाइम ख़राब हो, क्योंकि पेपर पास में ज़्यादा टाइम नहीं ख़राब होने देते हैं। चलो ये हो गया। इसका देखो खा कहता सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना, सबसे सरल है। इससे पहले इससे सरल कोई प्रश्न तो देखा नहीं था हमने। ठीक है, LHS ले लो, सिद्ध करना है। 13 16 19 14 17 20 15 18 21, यही है मेरे प्यारे बच्चों। आंसर शीट 0 लाना है। अब 0 लाना है, गुणधर्म 3 बड़ा होगा किन्हीं दो पंक्तियों के अवयव या फिर किन्हीं दो स्तंभों के अवयव सेम होते हैं, तो आंसर शीट क्या आती है? 0। तो गुणधर्म 3 का यूज़ कर लो, प्रसार ना करो, प्रसार में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आंसर शीट हमें 0 लाना है। तो गुणधर्म 3 पड़ा होगा, उसी का यूज़ करेंगे पार्ट 4 में सारिक में। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या देखो 19 20 21 है, तो पीछे से घटा लो। C3 में C2 घटा लो और C3 में लिखो 19 में से 16 घटाओ, 3 मिला 3 मिला 3 मिला। ठीक है, अब C2 में ऑपरेशन यूज़ कर लो। C2 में से C1 घटा लो। 16 में से 13 गया 3, 17 में से 14 गया 3, 18 में से 15 गया 3। ठीक है, इसे ऐसे ही लिखो। आपको पता है एक बार 2 ही ऑपरेशन यूज होते हैं, एक बार 2 ही होते हैं, तो 2 होते हैं। C2 में हो गया, C3 में हो गया, तो C1 के अवयव सेम टू सेम। अब देखो ये आपको दिख रहे हैं, ये देखो एक जैसे अवयव दिख रहे हैं। तो क्या बताता है गुणधर्म 3? किन्हीं दो पंक्तियों या फिर किन्हीं दो स्तंभों के अवयव अगर एक जैसे आपको मिल जाएं, तो आपको लिख देना है 0 और यहाँ पे बता देना है गुणधर्म 3 से। ये जरूर बताना है गुणधर्म कौन सा यूज़ किया है, और यहाँ पे लिख दो RHS। हमने पहले बताया, इससे सरल अभी तक तो प्रश्न हमने देखा नहीं था। चलो इसका हो गया ताता थैया। अब आगे इसको हम रफ कर देते हैं।
चलो उच्चिष्ट और निम्निष्ट से है अगला प्रश्न जो है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट से है। देख लो ये वाला, ऐसी दो धन संख्याओं का को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल इतना है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम। ठीक है, वर्गों का योगफल आपको न्यूनतम सिद्ध करना है। तो मान लेंगे पी। तो पहले आपको दो धन संख्याएं मान लो। माना दो धन संख्याएं x व y हैं, और इतना ध्यान रखना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट से अगर प्रश्न आ जाए तो 2 बार अपकलन होता है, 2 बार, इतनी जानकारी होना चाहिए। अब उसने क्या बोला, प्रथम शर्त में देख लो, प्रथम शर्त में बोला योगफल कितना है, दो संख्याओं का 15 है, तो x प्लस का y बराबर 15, समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त में क्या बोला है, दूसरी शर्त में ये बोला है, यहाँ पे देखो, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम, तो न्यूनतम को हम क्या ले लेंगे, p ले लेंगे। जिनके वर्गों का योगफल, वर्ग करके आपको जोड़ना है। योगफल का मतलब क्या होता है, योगफल वर्ग करने के बाद में आपको जोड़ना है, ये आपको बताना है। ये p जो है ये न्यूनतम सिद्ध करना है, और दो संख्याएं जो मानी है उनको भी निकालना है। ठीक है, तो आपको अपकलन करना है 2 बार, लेकिन यहाँ पे चर x है, y है, तो एक चर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ से कर लो ना, समीकरण 1 से कर लो। तो x स्क्वायर प्लस y का मान रख लो 15 माइनस x का होल स्क्वायर, समीकरण 1 से। ठीक है, चलो अपकलन करेंगे, यहाँ पे 2 बार करेंगे, dp/dx, 2 बार अपकलन करेंगे। x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस इसका अपकलन करो, 2 आगे एक घात कम करेंगे, 2 आगे एक घात कम करेंगे, लेकिन यहाँ पे चर चेंज है तो दोबारा अपकलन होगा। क्या होगा, दोबारा 0 माइनस का 1, 15 का 0, x का 1। चेंज कैसे पता चलता है, d के पास में x है, यहाँ पे क्या 15 माइनस x, तो x 15 माइनस x, तो चेंज दिख रहा है चर। जब चेंज दिखता है तो दोबारा अपकलन होता है, तो दोबारा कर दिया हमने, 15 का 0 और x का 1। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिला, देख लो, प्लस माइनस माइनस 15 माइनस का x, तो हमको मिल गया 2 कॉमन, तो x माइनस का 15 माइनस माइनस प्लस का x हो गया, तो 2, और यहाँ पे कितना मिला, 2x माइनस का 15। ठीक है, अब फिर अपकलन करो एक बार, 2 बार करना पड़ता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट में। तो 2 ऐसे रखो, यहाँ पे कितना आएगा 1 और यहाँ पे 0, तो 4 मिला। ठीक है, अब x के मान आपको यहाँ से निकालना है, x के मान जितने निकले, क्योंकि चेक तो करना ही करना है पहले यहाँ पर कि न्यूनतम आएगा। वैसे तो आंसर शीट तो आ ही गई है धनात्मक, धनात्मक में क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो आपको प्रोसेस तो पता है, वही प्रोसेस यहाँ पे लिखो, तो लिख लो p के जो भी हिंदी है वही लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखो अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, यहाँ पे क्या लिखो, p के अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए। इसका मतलब यही है कि आपको dp/dx के बराबर 0 करना है, तभी तो निकलेगा मान x का। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, उतना आप लोग नोट कर लो। चलो ये रफ हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर, dp/dx बराबर 0, इस हिंदी का मतलब जानते हो, ये होता है। अब dp/dx का मान वो रहा 2 × 2x माइनस 15, 2 का भाग लगा दो, ये 0 को दे देंगे, 0 हो गया, 2x बराबर 15, x बराबर 15/2। अब x बराबर इतने पर चेक कर लो, x बराबर 15/2 पर d2p/dx स्क्वायर। जब x के मान पता चल जाते हैं, यहाँ पे एक ही निकला, एक निकला, एक चेक करो, इस पे रखो, यहाँ पे x है नहीं है तो ऐसे ही रहने दो। 0 से बड़ी आंसर शीट आई है, 0 से बड़ी आई है तो कह सकते हो यहाँ पे x बराबर 15/2 पर p न्यूनतम क्या है, यहाँ पे न्यूनतम है, न्यूनतम लिख दो, न्यूनतम है। हो गया ना। अब जो संख्याएं आपने मानी थी उनका भी मान ज्ञात करो, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको समीकरण 1 से x प्लस का y बराबर क्या था, 15 था, x का मान रख के y का निकाल लो। इतना हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। चलो ये रफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, x का मान रख दो 15/2,
प्लस का y बराबर 15, तो y बराबर 15 माइनस 15/2, तो y बराबर लघुत्तम ले लो 2, 15 दूनी 30 माइनस का 15, y बराबर 15/2। अब लिख दो अतः दो धन संख्याएं, अतः दो धनात्मक लिखा है कि धन लिखा, धन लिखा धन ही लिखो, दो धन संख्याएं 15/2 व 15/2 हैं। नोट कर लो, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न हमको दिख रहा है अवकल समीकरण से। बताएंगे आपको अवकल समीकरण की पहचान बताएंगे कि विधि जो 3 होती है ना, कितनी विधि होती हैं? एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को हल करने की 3 विधि होती हैं। बताएंगे कि कौन सी विधि यहाँ पे यूज होगी। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, अवकल समीकरण लिख लो पहले। तो अवकल समीकरण, तो अवकल समीकरण है x dy माइनस का y dx, ठीक है, y साइन y अपॉन x बराबर y dx प्लस का x dy और इंटू में x cos y अपॉन x। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है y अपॉन x, y अपॉन x। तो हमने रूल बताए थे, जैसे y अपॉन x, x अपॉन y, तीसरा y बराबर bx। कहाँ बताए थे हल करने के लिए? बताओ, विधि 2, दूसरी विधि है समघाती अवकल समीकरण। तो ये तो डायरेक्ट ही यहाँ पे पहचान लिया, एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण ये हल होगा समघाती अवकल समीकरण से। y बराबर क्या रखना है? bx, या देख लो यहाँ पे y अपॉन x है, तो ये रूल लेना है हल करने के लिए। पहले तो आपको यहाँ पे dy अपॉन dx निकालना है, उसके बाद हल करने के लिए y अपॉन x बराबर b रखना है, ठीक है। पहचान ले, ऐसे ही पहचानना है आपको। यहाँ पे डायरेक्ट पता लग गया, ना पता लगता तो क्रम से हम आपको बताते हैं 1 बाय 1 विधि से, लेकिन यहाँ पे पता लग गया। आप dy अपॉन dx निकालने के लिए इंटू करो, तो x y साइन y अपॉन x, ठीक है, dy इसमें इंटू करो, तो y का y में y स्क्वायर साइन y अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पे dx बराबर देख लो, बराबर में गुणा कर दो x y cos y अपॉन x और dx, ठीक है, ब्रैकेट यूज करो, ठीक है, यहाँ पर भी कर लो, इसका इसमें गुणा करो तो प्लस का x स्क्वायर cos y अपॉन x, ठीक है, और यहाँ पे dy। तो dy के एक तरफ पद कर लो, dx के एक तरफ कर लो, dy वाले इस तरफ, तो यहाँ पे dy है, इसे ऐसे ही लिखेंगे, क्या है x y साइन y अपॉन x माइनस उसको इस तरफ लाएंगे dy, ये है, इसको इस तरफ लाएंगे माइनस का हो जाएगा, ठीक है, x स्क्वायर cos y अपॉन x और dy। चाहो तो dy कॉमन ले लो, ठीक है, dy हमने कॉमन ले लिया। बराबर में देखो ये है x y cos y अपॉन x। अब इसको उस तरफ लेके जाओ इसको, तो ये प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर साइन y अपॉन x। यहाँ से हमने क्या कर लिया, dx कॉमन ले लिया। अब dy अपॉन dx निकालो, तो dy अपॉन dx बराबर, इसे लिख लो, ये x y cos y अपॉन x प्लस का y स्क्वायर साइन y अपॉन x, ठीक है, dx हमने dy के नीचे दे दिया, और इतना जो पोर्शन है वो इतने के अपान आपको लिखना है। तो पहला पद है x y साइन y अपॉन x, ठीक है, दूसरा पद क्या है एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन x, ठीक है, एक्स स्क्वायर कॉस y अपॉन x, इतना लिखो। अब आपको क्या करना है, इसके आगे लिखना है हल करने के लिए। इसको रफ कर देते हैं, इतना स्पेस नहीं है तो इसीलिए धीरे धीरे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लो, हल करने के लिए, हल करने के लिए क्या करना है, पहला रूल देखो y अपॉन x बराबर b, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ से y बराबर हम bx निकाल लेंगे। आप कलन कर दो, यहाँ पे x के सापेक्ष कर लो, फर्स्ट और सेकंड लगा लो। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अपकलन 1 होता, 1 लिखेंगे नहीं, प्लस सेकंड को ऐसे रखो, फर्स्ट का अपकलन dv अपॉन dx। अब ये मान, ठीक है, और ये वाला मान,
और ये मान, तीनों मान यूज करना है समीकरण एक में, इसे एक डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ये मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखो। चलो इसको हम रफ कर देते हैं, ये लो। ठीक है, समीकरण एक में पहले dy अपॉन dx के स्थान पे रखो ये मान v प्लस एक्स dv अपॉन dx बराबर, यहाँ पे y दिख रहा है, मान रखेंगे bx का, cos y अपॉन x दिख रहा है, यहाँ से रखो b, प्लस y स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ से रखो bx का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो साइन y अपॉन x है, b रख लो। ठीक है, अपान में x y दिख रहा है, bx रख लो। यहाँ पे y अपॉन x दिख रहा है, b रख लो। तो साइन v माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखो, cos b y अपॉन x के स्थान पर रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है कि जब मान रखने के बाद में क्या होता है, बराबर के उस तरफ चर कैंसिल होता है, x का 100% चर कैंसिल होगा, जो भी चर बचेगा वो b में बचेगा। तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो पहले वाले पद से, तो v cos b बचेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर चला गया, v स्क्वायर साइन b बचेगा। ठीक है, अपान में देख लो एक्स स्क्वायर हमने अंश में कॉमन ले लिया और हर में ये हम ले रहे हैं, तो यहाँ से b और साइन b बचेगा, b साइन b बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉमन चला गया, माइनस का cos b, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। इसके बाद क्या होता है, b का पक्षांतर करते हैं। क्या करते हैं, b का पक्षांतर किया जाता है। ये स्टेपें क्या होती हैं, जब भी आप समघाती अवकल समीकरण से प्रश्न को लगाते हो, एक कोटि एक घात के अवकल समीकरण को, ये स्टेपें फिक्स होती हैं। प्रैक्टिस करने पर ये सब दिमाग में बैठ जाती हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। तभी कहते हैं प्रैक्टिस करते रहा करो। तो x dv अपॉन dx बराबर, b को उस तरफ लेके जाएंगे, तो पहले लिखो v cos b प्लस का v स्क्वायर साइन b बटे में कितना है v साइन b माइनस का cos b। ठीक है, b cos b प्लस b स्क्वायर साइन b अपान v साइन b माइनस cos b, b को उस तरफ लेके जाओ, ये b हो गया। इसके बाद क्या होता है बताइए, लघुत्तम लिया जाता है उस तरफ, ये लाइनें हमने आपको बताया फिक्स होती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इस तरफ क्या है, ax dv अपॉन dx बराबर, यहाँ पे लघुत्तम ले लो v साइन v माइनस का cos b, इसका इसमें इंटू करेंगे, इसको ऐसे ही लिखेंगे v cos b प्लस का v स्क्वायर साइन b माइनस इंटू कर लो, तो v स्क्वायर साइन b माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा b cos b। देखो कुछ कटेगा, v स्क्वायर साइन b स्क्वायर साइन b कट गया, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो क्या बचा, x dv अपॉन dx बराबर, जोड़ लो 2v cos b बटे में v साइन b माइनस का cos b। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद लघुत्तम लेने के बाद क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। तो व्युत्क्रम करेंगे। ठीक है, तो देख लो व्युत्क्रम, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको व्युत्क्रम से, तो क्या आएगा, इसको हम रफ कर देते हैं, ये लाइन हटा देते हैं क्योंकि इसकी अब ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, तो dx अपॉन ax dv बराबर, इसको ऊपर लिख लो v साइन v माइनस का cos b अपान में 2v cos b। ठीक है, अब इसके बाद करोगे क्या, समाकलन। कैसे करोगे, आपको पता है चरों को पृथक करने की विधि में समघातीय अवकल समीकरण में जो विधि आप यूज़ कर रहे हो, इस विधि में एक विधि यूज हो जाती है चरों को पृथक करने की विधि। तो यहाँ पे विधि यूज होगी चरों को पृथक करने की विधि। तो चरों को पृथक करने की विधि आपको पता ही है, इसका 100% क्रॉस इंटू होता है। ठीक है, dv को उस तरफ लेके जाएंगे, तो v साइन v माइनस का cos b अपान 2v cos b और dv। अब दोनों पक्षों का आपको क्या कर देना है, समाकलन। चलो लिखते हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, इस तरफ आ जाओ,
तो 1/2 जो है आगे लिख लो, 1/2 आगे लिख लो, v साइन v माइनस का कॉस v बटे में v कॉस v और यहाँ पे dv। अब एक फार्मूला होता है, नीचे वाले का अपकलन करो, अगर ऊपर वाला मिलता है तो लॉग के बाद में नीचे वाला लिख देते हैं। ये रूल हम पढ़ा चुके हैं। करो अपकलन, देखो मिल रहा है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे और सेकंड का अवकलन, तो पहला पद इतना आएगा, फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन कॉस का माइनस साइन, फिर प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब देखो मैच करो, नीचे वाले का अवकलन क्या ऊपर वाला मिल गया? नहीं मिला, मिला तो है लेकिन माइनस है, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो क्या करो माइनस जो है आप गुणा कर लो या माइनस कॉमन ले लो और इसका समाकलन हो ही जाएगा log mod x। तो हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, cos b माइनस का v साइन v अपान में v cos v और यहाँ पे dv। नीचे वाले का अपकलन करो, ये दिख रहा है क्या मिला, cos b प्लस का और b साइन v माइनस का। नीचे वाले का अपकलन करेंगे, अगर ऊपर वाला मिलता है तो log के बाद में नीचे वाला लिखा जाता है, ये रूल है समाकलन में। इसको हम रफ कर देते हैं। अब उसके आगे यहाँ से आपको लिखना है, उसके आगे यहाँ से लिखना है log mod x बराबर -1/2 log v cos v और प्लस का c। अब आपको क्या करना है, b का मान रख देना है, y/x को क्या माना था, b रख दो, जहाँ जहाँ v है आपको रख देना है y/x, तो y/x cos y/x और प्लस का c, इतना छोड़ दो, ठीक है, इतना छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा, पूरे ही नंबर मिलेंगे आपको, क्योंकि एक कोटि एक घात का आपका समीकरण अगर हल करना है, विधि आपके पास है 3, एक विधि यूज होती है, हल हो जाता है। तो क्या होता है, आंसर शीट मैच नहीं की जाती है अवकल समीकरण में। जब भी एक कोटि एक घात का अवकल समीकरण हल करो, समाकलन होने के बाद छोड़ दिया करो आंसर शीट, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब इसको हम रफ कर रहे हैं। अब अगला प्रश्न देख लेना है। अगला प्रश्न है अड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो अड़ा बताया गया है, 3 सदिश बताए गए हैं ए बी सी, प्रतिबंध भी दिया गया है, कहता संतुष्ट करते हैं, कहता है इसका बराबर जो मान दिया गया है मापांक में, ठीक है, आगे लिखा है म्यू, इतने का मान ज्ञात करना है, बड़ा बढ़िया है। ए बी बी सी सी ए कैसे मिलता है, इसका वर्ग करोगे दोनों पक्षों का तब मिलेगा, ठीक है, इसका वर्ग करोगे, वर्ग से आपको ये भी मिल जाएगा मान रखने के लिए, ये ध्यान रखना। जब भी ए बी बी सी सी ए का मान निकलवाए तो एक जरूर दिया जाएगा, तीनों का योगफल, 3 सदिश का योगफल बराबर 0 जरूर मिलेगा प्रश्न में, वर्ग करेंगे ये भी आपको मिल जाएगा, मापांक भी मान आप रखोगे और इसका मान निकल आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है क्या दिया है देख लो, वेक्टर ए का मापांक पहले लिख लो, ठीक है, वेक्टर बी का मापांक लिख लो, फिर उसके बाद वेक्टर सी का मापांक लिख लो। तो 3 बताया है, फिर बताया है 4, फिर बताया है 2, फिर बताया है और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 होगा, क्या होगा, 0 सदिश होगा, 0 यहाँ पे लिखो, ठीक है ना, अगर लिखा हो प्रश्न में कर लेना, 0 होगा योगफल, पता ही है सदिश ही देगा, इसे समीकरण 1 डालो, ठीक है, और इसका हमें मान निकालना है म्यू बराबर, किसका मान निकालना, म्यू बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये बार आपको दिख रहा है, तो बार यूज करेंगे, ये तीर लगाते हैं थोड़ी देर लग जाती है, तो बार को भी वेक्टर ही बोलते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ पे तीर लगाओ ऐसे करके। चलो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 देख लो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0, तीर नहीं लगाएंगे, बार का यूज करेंगे। क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का, यहाँ पे क्या लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी
का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे शून्य सदिश है, ठीक है। तो वर्ग को कैसे ओपन करोगे, डायरेक्ट नहीं करेंगे, क्यों डायरेक्ट अगर करोगे तो नंबर सारे के सारे काट लेगा, क्यों, क्योंकि क्रम विनिमय नियम यूज नहीं होता है डायरेक्ट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो क्रम विनिमय यूज नहीं होता, इसीलिए डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो क्या करना है, इसे ऐसे लिखना है, देखो डॉट, दो बार लिखना है, दो बार लिखना है। तो इसे तो आप पता ही है, दो बार लिखोगे ऐसे करके, तो यहाँ पे तो जीरो का डॉट जीरो में जीरो ही आएगा, क्योंकि अदिश गुणन क्या बताता है, संख्या ही बताता है। अब ये सदिश हट जाएगा, ऊपर जो लगा है आप जीरो ही लिख सकते हो, ठीक है। ए का ए के साथ, फिर ए का बी के साथ, ए का ए के साथ, ए का बी के साथ, फिर ए का सी के साथ। अब बी का ए के साथ, चलो बी का ए के साथ हो गया, फिर प्लस वी का वी के साथ हो गया, फिर वी का सी के साथ हो गया, प्लस अब सी का ए के साथ, तीनों के साथ करो, सी का ए के साथ प्लस सी का बी के साथ प्लस सी का सी के साथ। अब बराबर आपको लिख देना है जीरो, इसका अदिश गुणन जीरो ही आएगा, ठीक है। अब क्रम विनिमय नियम का यूज करेंगे। पहले इसे कैसे लिखोगे, एक जैसा है ना, होल स्क्वायर लिख दो, एक जैसा देखो यहाँ पे मिला, ऐसे ही आपको मिलेगा बी, ये लो, ऐसे ही आपको मिलेगा सी प्लस का, अब देखो ए बी हो गया, फिर ए बी लिखो, दो बार मिलेगा ए बी, फिर दो बार मिलेगा बी सी, और मिलेगा सी ए। ये हमने डायरेक्ट लिख लिए हैं बगैर देख के, लेकिन यहाँ पे बताना पड़ेगा, क्रम विनिमय नियम का यूज हुआ है, बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताते हैं, वो तो हमने डायरेक्ट लिख लिया ना, क्योंकि पता है उतना ही आएगा। तो यहाँ पे लिख दो, उसके आगे क्रम विनिमय, तो रफ कर देते हैं इसे, दोबारा लिखते हैं, इंक फैल गई थी, ठीक है। क्रम विनिमय नियम से, बताओ क्रम विनिमय नियम पता होगा ना। देखो जैसे आपने ए बी लाना है, बी ए को ए बी बनाया था, क्या बनाया था, बी ए को ए बी बनाया था, लिख दो, बी ए को ए बी बनाया था, लिख दिया। फिर इसके बाद आपने क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों, आपने सी बी को बी सी बनाया था। फिर इसके बाद में क्या किया था, ए सी को सी ए बनाया था, ठीक है। ऐसे करके लिख देना है, तो समझ जाएगा चेक करने वाला कि ए बी दो बार मिला, बी सी दो बार मिला, सी सी दो बार मिला। और इसका मान रख लो, वेक्टर ए का मापांक कितना है, देख लो 3, तो 3 का स्क्वायर, वेक्टर बी का मापांक 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, वेक्टर सी का मापांक 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस 2 कॉमन ले लो, क्योंकि ए भी 2 बार है, प्लस का बी सी भी 2 बार है, प्लस का सी ए भी 2 बार है, और बराबर 0। 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, और 2 का 4 होता है। फिर लिख लो ए बी सी प्लस सी ए बराबर 0। चलो इधर नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं, उस तरफ आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, जोड़ना है, 16 4 20, 20 और 9 29, प्लस का 2 ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए बराबर 0। 29 को उस तरफ लेके चलो, तो ए बी सी ए बराबर माइनस का 29। अब 2 का भाग लगा लो, क्या लगा लो, 2 का भाग लगा दो, आंसर शीट आ जाएगी। ए बी सी ए बराबर माइनस का 29/2, ठीक है। अब लिख दो, चूँकि म्यू बराबर है वेक्टर ए बी, ठीक है, फिर बी सी, फिर सी ए 29/2।
ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आंसर शीट निकली है, नोट कर लो। अब अगला प्रश्न हल करवाते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। अब अगला जो प्रश्न है वो देखो उस तरफ, इसको थोड़ा रफ करेंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अवकलन करना है। 2 पद दे दिए गए, कितने दे दिए गए? 2 पद दे दिए गए। इसको हम रफ करके और फिर बता रहे हैं कैसे अवकलन होगा। ये लो हमने रफ कर दिया। कैसे अवकलन करोगे? तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। ये रहा ये प्रश्न है, ठीक है, लिख लो। दिया है y बराबर x की घात x प्लस का cos x की होल घात 10x। 2 पद हैं और दोनों पदों में चर की घात चर है, तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हो। जब डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हो, और आपको पता ही है कि चर की घात चर जब फलन मिल जाए तो बगैर लॉग के अवकलन नहीं होता है। लेकिन सिंगल पद अगर होता है यहाँ पे सिंगल पद, तो डायरेक्ट हम लॉग लेने के बाद अवकलन करते हैं। लेकिन 2 पद हैं, अभी लॉग नहीं ले पाएंगे, लेंगे, लेकिन इसको पहले सही रूप में लिख देंगे। पहले वाले को y1 मान लो, दूसरे वाले को y2 मान लो। मान लिया? ठीक है। अब इसके बाद अवकलन कर दो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, मानना पड़ेगा 2 पद हैं या 2 से ज़्यादा, तो आपको y1 y2, अगर तीसरा पद होता y3, अगर चौथा पद होता y4 मान लेते हैं। तो मानना जरूर है जब 2 या 2 से ज़्यादा पद मिल जाएं। अवकलन करेंगे हर एक पद का, तो इतना आएगा, इतना ही आएगा ना। इसे समीकरण डाल लो एक। अब आपको अलग से dy1/dx और dy2/dx का मान अलग अलग निकालना है। जब अलग अलग निकल आएगा, दोनों आंसर शीट उठा के यहाँ पे रख देंगे, तुरंत ही इसकी आंसर शीट आ जाएगी। तो अलग से आपको हल करना है y1। तो y1 को क्या माना था? x की घात x। अब लॉग ले लो, फिर उसके बाद अवकलन करो। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो इस तरफ आएगा log y1, इस तरफ आएगा log x की घात x। आपको पता है लॉग लेने के बाद लॉग के फार्मूले यूज होते हैं, चाहे 3 वैसे होते हैं लॉग के फार्मूले, 1 या 2 या 3, मतलब 1 यूज हो, 2 यूज हो सकते, तीनों यूज हो सकते, लेकिन होगा जरूर, इतना ध्यान रखना है। फार्मूला जरूर यूज होगा, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे तीनों हो। तो यहाँ पे यूज होने के बाद लॉग के फार्मूले, उसके बाद अवकलन किया जाता है। तो चर की घात चर, मतलब ये देखो, ये लॉग में घातें आ गया है, कर लो। तो log y1 बराबर x log x। यहाँ पे हमने क्या किया? log n की घात m, तो m आगे, ठीक है, log में ये फार्मूला होता है। log के फार्मूले लगने के बाद में उसके बाद अवकलन होगा। अब कोई फार्मूला लगेगा नहीं log का, एक ही लगेगा, नहीं लगेगा अवकलन कर दो। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर? अवकलन करने पर दोनों तरफ आपको क्या रखना है? d/dx रखना है, बराबर के मेरी तरफ, बराबर के उस तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? 1/1। इसका दोबारा कर लो, क्योंकि ये क्या है? परतंत्र है, परतंत्र है, बाई छोड़ के नहीं जाएगा, d/dx हो, तो रहेगा dy1/dx, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड लगा लो यहाँ पे। फर्स्ट को ऐसे रखा, सेकंड का अवकलन, प्लस सेकंड को ऐसे रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन। तो x से x कट गया, तो 1 प्लस का log x आ गया। ये चल रहा है इसके बराबर। और लास्ट लाइन आपको पता है, जब log आपको लेके अवकलन करना हो तो लास्ट लाइन पता होना चाहिए कि क्रॉस इंटू होता है y का या y1 का, मान रखने के बाद ही आंसर शीट छोड़ी जाती है। तो क्रॉस इंटू होगा, अभी छोड़ दी तो सारे के सारे नंबर कट जाएंगे। तो 1 प्लस का log x। अब आपको मान रखना है, y1 का मान देख लो, x की घात x है, रख लो यहाँ पे। तो 1 प्लस का log x, ये चल रहा है dy1/dx के। एक आंसर शीट ये आ गई, ठीक है। अब दूसरी निकालेंगे, तो यहाँ पे हम आंसर शीट लिख देते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस इतना नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं dy1/dx की आंसर शीट x की घात x, 1 प्लस का
log x। ये उठा के हम समीकरण 1 में रखेंगे, लेकिन उससे पहले y2 और लेके चलना है। चलो यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे ऐसे करके, ठीक है, y2 लेके चलो। y2 क्या है, cos x की होल घात 10x, यही y2 है, ठीक है। log ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा log y2 बराबर में log cos की होल घात 10x, ठीक है। अब मिटाएंगे, अब तो मिटाना पड़ेगा भाई, अब तो मिटाना पड़ेगा, क्योंकि अब अवकलन होगा दूसरे तरीके से। अब होगा अवकलन दूसरे तरीके से, देख लो यहाँ पे, तो लाइन तो कर लो, log y2 बराबर घातें आगे तो 10x आगे और log cos x, ठीक है, घातें आगे log में। फार्मूला भी लिख देते हैं, कौन सा लगाया, log m की घात n बराबर n log m, ठीक है। अब अवकलन करो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, करो x के सापेक्ष अवकलन, तो दोनों तरफ क्या रखना है, d/dx रखना है, बराबर के इस तरफ बराबर के उस तरफ भी रखो। क्या मिला, 10x मिला इंटू में log cos x मिला, इसका अवकलन 1/y2, इसका दोबारा करेंगे dy2/dx बराबर में फर्स्ट और सेकंड फार्मूला लगा लो। क्या लगा लो, फर्स्ट और सेकंड, ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड। फर्स्ट को ऐसे ही रखेंगे, सेकंड का अवकलन, इसका दोबारा करेंगे cos x क्योंकि चेंज है चर, ठीक है, प्लस सेकंड को ऐसे ही रखेंगे, फर्स्ट का अवकलन 10x से क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लो साइन अपॉन कोस 10x हो जाएगा, ब्रैकेट में माइनस का 10x, ठीक है, प्लस का, इसको पहले लिखो, log का पद बाद में लिखा जाता है इनटू में, अगर लिखना है, ये जानकारी होना चाहिए, तो log cos x। अब यहाँ पे देखो, इसे पहले लिख लो, इसे बाद में लिख लो, क्योंकि प्लस वाला पहले पद और माइनस वाला बाद में। 10 का 10 में इंटू करो तो क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर x मिलेगा, ठीक है। क्या चल रहा है, 1/y2 dy2/dx के बराबर। अब क्रॉस इंटू करके मान रखना है, तो dy2/dx बराबर y2 का क्रॉस इंटू करेंगे और लिख लो sec स्क्वायर x इंटू में log cos x माइनस का 10 स्क्वायर x, ठीक है। y2 का मान रखेंगे, इसको हम यहाँ से रफ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो dy2/dx बराबर, मार्कर चेंज कर लेते हैं, y2 का मान क्या है, cos x की होल घात 10x, ठीक है, और sec स्क्वायर x log cos x और माइनस 10 स्क्वायर x, ठीक है। अब मान रखो, ये दोनों मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, इसको हम रफ कर देते हैं, ये लो रफ हो गया। नोट करते रहा करो, रफ करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको लिख लेना है, इसके आगे ही लिखना dy1/dx और dy2/dx के मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 आपको बताना है, क्या था, dy/dx बराबर था dy1/dx प्लस का dy2/dx, तो dy/dx बराबर dy1/dx का मान यहाँ पे देख लो, यहाँ से नोट कर लो, तो x की घात x 1 प्लस का log x प्लस dy2/dx का मान यहाँ से देख लो, तो cos x की होल घात क्या है, 10x है, और ब्रैकेट में क्या होगा, sec स्क्वायर x इंटू में log cos x माइनस का 10 स्क्वायर x। ये आंसर शीट आ गई है, ये आंसर शीट आ गई है। अब इसको नोट कर लो,
तो इस क्लास में हमने कितने प्रश्न कंप्लीट करवाए? 2, 4 और 5। तो अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्न कंप्लीट करवाएंगे। तो अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।